My dear students, I am K. Bhardwaj. Welcome you all to Jain Rozgar classes. Today we are going to start a new topic, नरेशन. आज हम लोग नरेशन शुरू करने जा रहे हैं और एसएससी एग्जामिनेशन के हिसाब से बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही मज़ेदार होने के साथ साथ बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एसएससी इंग्लिश का लैंग्वेज में। और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में हमारा नरेशन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एसएससी एग्जामिनेशन के लिए, जिस पर एक क्वेश्चन तो सुनिश्चित ही होता है ना। कभी कभी दो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो इस बात को ध्यान रखते हुए इस टॉपिक को अच्छे ढंग से पढ़ना है। मेंस में इस पे दो क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, ठीक है। पहले तो स्पेशली जो है नरेशन से जब 200 मार्क्स का पूछा जाता था तो लगभग जो है 5-6 क्वेश्चन पूछे जाते थे, है ना। और स्पेशल वॉइस और नरेशन से 22 क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो ये उस समय की बात है, लेकिन आज भी प्रासंगिकता इसकी बनी हुई है, आज भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं बिना देर किए हुए, हाँ। और इसको ध्यानपूर्वक सीखते हैं। आप सारे लोग जो है शेयर करो, है ना, लाइव हो जाओ सारे लोग, ओके। ये आपका नरेशन है ना। और नरेशन को हम दूसरे शब्दों में जानते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं, या इसको सिंपल भाषा में स्पीच भी कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? स्पीच भी कहते हैं, ठीक है। तो अब ये तो पता है हमें। तो नरेशन बनाने के लिए हमें 4 विषय का जानकारी चाहिए, 4 टॉपिक्स का जानकारी चाहिए, है ना, ग्रामर का। पहला टॉपिक है कि आपको टाइम एंड टेंस पता होना चाहिए। दूसरा टॉपिक है कि टाइम एंड टेंस के अलावा प्रोनाउन की भी जानकारी होनी चाहिए। तीसरा है कंजंक्शन का थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि नरेशन बनाने के लिए सारे पहलू जो है एक बेस का काम करता है, एक आधार का काम करता है। अगर हम ये सारे पहलू पहले, इसीलिए मैंने आप लोगों को टेंस पढ़ाया था ताकि आपको नरेशन पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। तो अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि नरेशन होता क्या है। तो बालक, नरेशन का अर्थ होता है स्टेटमेंट, है ना। इसे हम दूसरे शब्दों में स्टेटमेंट भी कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट कहो, इसको हम 4 नामों से जानते हैं, 4 अन्य नामों से, है ना। एक तो नरेशन, दूसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो है स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, या इसे सीधे स्पीच कहते हैं या स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नैरेट से हुआ। नैरेट का अर्थ होता है से, है ना। नरेशन शब्द की उत्पत्ति नैरेट से हुआ, जिसका अर्थ होता है कहना, ठीक है। स्टेट का भी अर्थ क्या होता है बोलो? कहना। तो अब नैरेट से नरेशन शब्द बना या स्टेट से स्टेटमेंट बना। तो अब नैरेट बोलो तो नैरेट से जो है आपका क्या बनता है? नैरेट का अर्थ होता है टू से, है ना। और स्टेट का भी अर्थ होता है टू से, स्टेट का भी अर्थ होता है टू से। तो भाई, कहने की बात को हम, नरेट करने की बात को हम नरेशन कहते हैं। अब है कि नरेशन का जो प्रकार है वो यहाँ दिख रहा है। नरेशन 2 प्रकार से के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अपने अभिव्यक्ति को 2 तरीके से व्यक्त कर सकता है, एक प्रत्यक्ष रूप में, दूसरा अप्रत्यक्ष रूप में, ठीक है। तो हम जो है इसमें आगे बढ़ कर के देखते हैं इसको, ठीक है। तो अब है कि नरेशन जिसे आप स्टेटमेंट कहते हो, है ना, स्टेटमेंट आपका विद्यार्थी जी 2 प्रकार का होता है। या आपका नरेशन जो है 2 प्रकार का होता है। वर्णन करने का जो तरीका होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक प्रत्यक्ष रूप से
और दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इसको हम दो तरीके से देखते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच कहो और इसे क्या कह सकते हो, इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब है कि प्रत्यक्ष कथन क्या होता है, इसको समझेंगे, है ना। तो प्रत्यक्ष कथन होता है जब आप अपनी बात को उसमें बिना परिवर्तन किए बगैर व्यक्त करते हैं, या किसी वक्ता या किसी लेखक के कथन को हम उसमें बिना परिवर्तन के हम ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं, तो क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन, है ना। ज्यों का त्यों मतलब उसके शब्द में हम किसी प्रकार से बदलाव नहीं लाते हैं, उसके भाव में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं लाते हैं, हम ज्यों का त्यों क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। तो इसके डिफिनीशन को भी देखेंगे, है ना। डायरेक्ट स्पीच होता क्या है, कभी अगर कोई जो है पूछ दे तो आप आराम से बताइए इसे। डायरेक्ट स्पीच, है ना, when the statement of an author, when the statement of an author or a speaker is expressed without changing the word or sense is said to be in direct speech, is said to be in direct speech। क्लियर, ठीक है, फिर से देख लो, फिर से समझ लो। when the statement of an author और a speaker, तो जब किसी वक्ता या लेखक के कथन को, when the statement of an author और a speaker, है ना, क्योंकि स्टेटमेंट दो ही व्यक्ति का होगा, या तो बोलने वाला का या लिखने वाला का, है ना। तो जब हम किसी वक्ता या लेखक के कथन को व्यक्त करते हैं विदाउट चेंजिंग द वर्ड और सेंस, तो ना तो उसके जो है शब्द बदलते हैं और ना उसके भाव बदलते हैं, और ज्यों का त्यों व्यक्त करते हैं, तो ये कथन जो है आपका क्या कहलाता है, प्रत्यक्ष कथन कहलाता है, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एक एग्जाम्पल, है ना। नेक्स्ट वी शैल सी इट्स एग्जाम्पल। तो इसका एग्जाम्पल हम देखें, तो सी इट्स एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल देखें। रवि सेड you have wasted my time, you have wasted my time। अब है कि यहाँ दो पार्ट आया, है ना। जब आप रिपोर्टेड स्पीच तैयार किया, है ना, डायरेक्ट स्पीच में दो हिस्सा आया, देयर आर टू पार्ट्स इन द स्टेटमेंट। एक है कॉमा के पहले, एक है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, है ना। तो अब है कि इन्वर्टेड कॉमा के पहले जो आता है इसका अलग नाम होता है, और इन्वर्टेड कॉमा के जो बाद आता है इसको हम अलग नाम से जानते हैं। बोथ आर नोन विथ डिफरेंट नेम्स। ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट क्लाउज है ना, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, और इस पूरे पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं, बोलो, रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, है ना।
ठीक है, तो आपका डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट होता है उसमें दो पार्ट होते हैं। ये जो फर्स्ट क्लाउज होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखे गए जो वाक्य होते हैं उससे हम जो है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं या रिपोर्टेड क्लाउज कहते हैं। क्योंकि रवि के द्वारा जो युक्ति कही गई है, जो बातें कही गई है, उस बात को जब हम कोट करते हैं, हूबहू जब हम रखते हैं, तो वैसे अवस्था में उस स्टेटमेंट को हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो दोनों नाम आपको याद रखना जरूरी है, क्योंकि बाद में चल करके इन्हीं दोनों को बेस बना करके हम लोग चेंज भी करते हैं, बार बार इसी पे बात करते हुए आगे बढ़ते भी हैं। क्योंकि जब तक हम रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब नहीं समझेंगे, है ना, तब तक। अब है कि चेंज करने के पहले जो है हम एक और एग्जाम्पल लेंगे, है ना। यहाँ मान के चलो आप एग्जाम्पल और दिया डायरेक्ट स्पीच का, अनूप सेड टू मी, है ना, अनूप सेड टू मी राघव इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। राघव इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, है ना, राघव इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो राघव जो है दोषी है चोरी का, है ना, चोरी करने का क्या है बोलो, दोषी है। तो यहाँ पे आप देखा दोनों वाक्य में अंतर आया। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है और यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ क्या है बोलो, आपका रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट हो गया, ये हो गया आपका मेन वर्ब हो गया, और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। फर्क क्या पड़ता है ये बता दूं। जब ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ रहेगा तो आप क्या करेंगे, सेड को नहीं बदलेंगे, ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, और जब ऑब्जेक्ट दिया हुआ होगा तो सेड को हम क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। ये बात अभी बता दिया, क्योंकि बाद में फिर इस पे चर्चा मैं करूँगा, है ना, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना है। अब है इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है उसको भी देख लें। इनडायरेक्ट स्पीच की जब बात करते हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में हम अपनी सुविधा अनुसार बातों को व्यक्त करते हैं। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या करते हैं, हम भाव में परिवर्तन नहीं लाते हैं, शब्द में परिवर्तन ला सकते हैं। वी कैन चेंज द वर्ड बट नॉट सेंस। ठीक है, हम लोग सेंस नहीं बदलेंगे, शब्द बदल सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। ठीक है, तभी ना हम आप बात को अपने शब्दों में कह सकते हैं। तो अप्रत्यक्ष कथन होता है जब किसी वक्ता या लेखक के कथन को अपनी सुविधा अनुसार व्यक्त करते हैं, उसके वाक्य में भाव में परिवर्तन लाए बगैर। ठीक है, तो when the statement of an author or a speaker is expressed according to one's own convenience without changing the sense, is said to be in indirect speech, है ना, said to be in indirect speech। इसे हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में कहते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच। तो जब किसी वक्ता या लेखक के कथन को किसी वक्ता या लेखक के कथन को व्यक्त किया जाता है अपनी सुविधा अनुसार, अकॉर्डिंग टू वंस ओन कन्वेनियंस, है ना, किसके अनुसार बोलो, अपनी सुविधा अनुसार व्यक्त करते हैं,
है ना, अपनी सुविधानुसार व्यक्त करते हैं। लेकिन इसमें क्या नहीं बदलते, विदाउट चेंजिंग द सेंस, यहाँ सेंस नहीं बदलना है ना, शब्द बदलना है, सेंस बदलना नहीं है। तो सेंस नहीं बदलेंगे, अपना सुविधा का प्रयोग करेंगे, अपने शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तब वो कथन बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, क्या बन जाएगा, अप्रत्यक्ष कथन बन जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल जैसा कि हम लोग पहले दे रखे थे, है ना, तो इसको जो है क्या एग्जाम्पल दे रखे थे, देखो, रवि सेड यू हैव वेस्टेड माय टाइम। ठीक है, तो इसी को हम इनडायरेक्ट स्पीच में जो है ले चलेंगे। ठीक है, इसी को हम कहाँ ले चलेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में ले चलेंगे। रवि सेड यू हैव वेस्टेड माय टाइम, तो डायरेक्ट स्पीच का जो स्टेटमेंट है उसको रखो, क्या कहा रवि, रवि सेड, है ना, यू हैव वेस्टेड माय टाइम, यू हैव वेस्टेड माय टाइम। ठीक है, यही बात थी ना। ठीक है, अब है कि ये आपका जो है डायरेक्ट स्पीच का है वाक्य। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच का, ये डायरेक्ट स्पीच का वाक्य है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है और ये सारा क्या है, बोलो, रिपोर्टेड स्पीच है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच है। अब दिए गए इस कथन को हमें कहाँ ले जाना है, इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाना है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाने के लिए हम इसे क्या करेंगे भाई, सबसे पहले देखेंगे कि टेंस क्या है ना, टेंस क्या दिया हुआ है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखा ये पास्ट टेंस में है, हालांकि अभी सेड को टोल्ड में हम नहीं बदलेंगे, है ना, क्यों नहीं बदलेंगे, क्योंकि इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो रवि सेड को रवि सेड ही रखेंगे। ठीक है, और यहाँ जो इन्वर्टेड कॉमा होता है ना, इस इन्वर्टेड कॉमा को ब्रेक करने के लिए, हटाने के लिए, जब इसे इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करेंगे तो ये दोनों वाक्य जुड़ जाएगा, और इसे जोड़ने के लिए जिस कंजंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी उस कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे वाक्य के नेचर के अनुसार, है ना, वाक्य के नेचर के अनुसार। तो वाक्य का नेचर क्या है, तो जिस वाक्य के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग होगा उससे पता चलेगा कि वाक्य के अंत में किस प्रकार के एक्सक्लामेशन मार्क्स का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो वाक्य के अंत में देखा कि फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है, तो निश्चित तौर पे सर्टेनली दिस स्टेटमेंट इज असर्टिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है, और ये अफर्मेटिव भी है, क्या बोलो, अफर्मेटिव। तो जब अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं तो वैसे वाक्य का परिवर्तन करने में हम जो है दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, वी शैल यूज कंजंक्शन दैट। तो यहाँ पर रवि सेड के बाद दैट का प्रयोग करेंगे। दैट का प्रयोग करने के बाद अब इन्वर्टेड कॉमा क्या हुआ, हट गया, क्योंकि जो कोट किया हुआ था स्टेटमेंट वो ख़त्म हो गया। अब यहाँ पर जो है यू का जो प्रयोग किया गया है सेकेंड पर्सन का, इसे बदलना है। यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो यहाँ हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ, किसी से तो कहा होगा, मान लो यहाँ मी मान लिए। सपोज करो कि यहाँ पर जो है सेड के बाद टू मी कहा है ना, मुझे ही ये व्यक्ति बात कर रहा, मुझसे ही बात कर रहा है। तो अब है कि इसके अनुसार मान लिया गया, जिस शब्द को माने उसके अनुसार हम क्या करेंगे, बदल देंगे। तो सेकेंड पर्सन जो है मी के अनुसार अगर बदलते हैं तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, है ना, और हैव बदल जाएगा हैड में, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस है वो सिंपल पास्ट में है। तो सेड के अनुसार जो है हैव बदल जाएगा हैड में। ठीक है, और वेस्टेड वेस्टेड रह जाएगा, क्योंकि हेड के बाद V3 आएगा, और माई फर्स्ट पर्सन है उसे हम बदल देंगे रवि के अनुसार। तो रवि यहाँ हो जाएगा हिज, है ना, हिज टाइम हो गया। तो आपने देखा कि हम शब्द का इस्तेमाल जो कर रहे हैं वो अपनी सुविधा अनुसार कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये देखना है कि भाव हमें प्राप्त कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर रवि सेड यू हैव वेस्टेड माय टाइम आपका डायरेक्ट स्पीच था, और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, रवि सेड दैट आई हैड वेस्टेड हिज टाइम। रवि ने मुझसे कहा कि मैंने उसका समय क्या किया था, बर्बाद कर दिया। ठीक है,
तो इसी प्रकार से हम दूसरे जो है एग्जाम्पल को भी कैरी करेंगे, उस एग्जाम्पल को फिर यहाँ से उठा के लाते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल था अनूप सेड टू मी राघव इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, है ना। राघव इज गिल्टी और अनूप सेड टू मी राघव इज गिल्टी ऑफ थेफ्ट, है ना। तो डायरेक्ट स्पीच का फिर जो है एग्जाम्पल यहाँ ले लो, है ना। तो क्या था, राघव सेड टू मी, है ना। राघव सेड टू मी, राघव ने मुझसे कहा, है ना, यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत आ गया। राघव सेड टू मी यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट। यहाँ पर देख लो, राघव क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट के रूप में क्या है बोलो, थर्ड पर्सन है। क्या है बोलो, थर्ड पर्सन। ध्यान देना, क्या है, थर्ड पर्सन। ठीक है, सेड आपका मेन वर्ब हो गया, और मी यहाँ पर क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट है। ए क्या है बोलो, सेकेंड पर्सन है। ठीक है, और ये टेंस पूरा क्या है बोलो, टेंस आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पूरा जो है क्या है बोलो, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो ये चीज़ भी देखना होगा कि टेंस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा टेंस में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब का बात करो तो ये पूरा का पूरा क्या है बोलो, सिंपल पास्ट टेंस है। क्या बोलो, सिंपल पास्ट टेंस। ठीक है, तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सिंपल पास्ट में होगा और रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में होगा, तो ये आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाएगा। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या होगा, बदल जाएगा, है ना। ये भी चला जाएगा सिंपल पास्ट में। कहाँ चला जाएगा, सिंपल पास्ट में। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस क्या है बोलो, सिंपल प्रेजेंट, और रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस क्या है, सिंपल पास्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस बदलता है, रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार बदलता है ना। फिर हम इसको विस्तार से बताएंगे। ठीक है, अभी तो हम लोग सिर्फ डिफिनीशन पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ राघव सेड टू मी सिंपल पास्ट में है, और आपका यू आर गिल्टी ऑफ थेफ्ट कहाँ है बोलो, सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, अब ये कहाँ बदल जाएगा, सिंपल पास्ट में। तो सबसे पहले इधर से इनडायरेक्ट स्पीच में आओ। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम लोग चलना शुरू किए तो सबसे पहले कहाँ देखेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड को बदलेंगे, सेड को टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड में इसलिए बदलेंगे कि इसके पास ऑलरेडी ऑब्जेक्ट युक्त है, ये किसे बता रहा है, जिस व्यक्ति को वहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में राघव को तो राघव ही रहेगा, है ना। राघव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बदलेंगे नहीं। ठीक है, अब है कि सेड को टोल्ड में बदल दिया। कहाँ बदल दिया, टोल्ड में। टोल्ड के बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग नहीं होगा, तो मी को ज्यों का त्यों रख देंगे, है ना। मी को नहीं बदलेंगे, मी को ज्यों का त्यों रखेंगे। अब इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस कर देंगे दैट से, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी जो है असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है, तो यहाँ दैट का प्रयोग किया गया। अब सेकेंड पर्सन को अभी बताए कि किससे बदलना है, ऑब्जेक्ट से बदल दो, तो मी का यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ आई के अनुसार जो है पास्ट में आर को बदलेंगे, तो आई के अनुसार सहायक क्रिया क्या होगा, एम होगा, और एम बदल जाएगा, क्या होगा, एम, और एम बदल जाएगा। सेड पास्ट में है तो एम का पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, वाज, है ना। एम का पास्ट टेंस क्या हो गया, वाज, क्योंकि आई अपने साथ एम लेता है प्रेजेंट में, तो पास्ट में क्या लेगा, वाज लेगा। क्लियर ना, प्रेजेंट में क्या लेता है, एम, तो पास्ट में क्या लेगा, वाज। क्लियर। टोल्ड मी दैट आई वाज गिल्टी, तो गिल्टी का गिल्टी लिखाएगा, क्योंकि गिल्टी जो है आपका नाउन है ना। गिल्टी अपने साथ प्रीपोजिशन ऑफ लेता है, तो किस चीज़ का गिल्टी था, तो चोरी का गिल्टी था। तो इस तरीके से आपने देखा कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या बना, राघव टोल्ड मी दैट आई वाज गिल्टी ऑफ थेफ्ट। राघव ने मुझसे कहा कि तुम क्या थे बोलो, मैं चोरी का दोषी था, है ना, चोरी के लिए दोषी था। ठीक है,
तो ये था आपका डिफिनीशन। अब है कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के कुछ नियम हैं। देयर आर सम रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो उन नियमों को हम आसानी से समझने का कोशिश करें, और बहुत आसान तरीके से मैं समझा रहा हूँ, समझाऊंगा भी, है ना। कोई जल्दीबाजी में आपको नहीं समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कुछ रूल्स है, तो उसको देख लें। तो देयर आर सम रूल्स टू चेंज, देयर आर सम रूल्स, देयर आर सम रूल्स टू चेंज डायरेक्ट स्पीच, चेंज डायरेक्ट स्पीच into indirect speech, डायरेक्ट स्पीच into इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। तो दो तरीके का रूल है, ठीक है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का, डायरेक्ट में इनडायरेक्ट में बदलने का। तो डायरेक्ट स्पीच को दो तरीके से बदलेंगे, हाँ, दो तरीके से। एक है आपका जनरल रूल्स, क्या बोलो, जनरल रूल्स। तो पहले जनरल रूल्स का अध्ययन करेंगे, दूसरा है स्पेशल रूल्स, है ना। तो अभी बात हम लोग किस पर करेंगे, जनरल रूल्स पे करेंगे। जनरल रूल्स के अंतर्गत आता है आपका, है ना, चेंज ऑफ पर्सन, क्या आता है, चेंज ऑफ पर्सन आता है, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा आता है चेंज ऑफ टेंसेज, है ना, चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ टेंसेज। और तीसरा आता है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और चौथा आता है चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स, है ना, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स, चेंज इन हेल्पिंग वर्ब्स। तो हेल्पिंग वर्ब्स में भी परिवर्तन आता है, चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब्स। तो चार तरीके का परिवर्तन देखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ टेंसेज, है ना, चेंज ऑफ टेंसेज, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंजिंग हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो ये चारों चीज़ों को देख लेंगे, तब हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग स्पेशल रूल्स की बात करेंगे, ओके। नेक्स्ट है आपका, सबसे पहले हम बात करेंगे आज चेंज ऑफ पर्सन्स, चेंज ऑफ पर्सन्स। तो पर्सन्स का अध्ययन हम लोग करते हैं प्रोनाउन में, कहाँ करते हैं, प्रोनाउन में करते हैं। चेंज ऑफ पर्सन्स का प्रयोग हम लोग करते हैं प्रोनाउन में, ठीक है। तो प्रोनाउन में हम देख लेंगे, पर्सन को देखने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे, तालिका बनाते हैं, है ना, पर्सनल प्रोनाउन का, किसका, पर्सनल प्रोनाउन का। तो अब है कि ये पर्सनल प्रोनाउन की तालिका को देखेंगे तभी हमारा जो है नरेशन बनाना क्या होगा, आसान होगा। हम इसमें देखेंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, है ना। तो सब्जेक्टिव केस के रूप में, किस केस के रूप में बोलो, सब्जेक्टिव केस देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन का, सब्जेक्टिव केस, है ना। दूसरा देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा देखेंगे पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव एडजेक्टिव। और चौथा देखेंगे हम इसमें
पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पॉसेसिव प्रोनाउन देखेंगे। अब जैसे आप पर्सनल प्रोनाउन टोटल होते कितने हैं ये सारे बच्चों को पता है। पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, ठीक है, आप बताओ, आप सारे लोग, है ना। तो इसमें जो है हम सारे पर्सनल प्रोनाउन का जिक्र करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आई ले लो जो कि फर्स्ट पर्सन है, दूसरा बी भी फर्स्ट पर्सन है, यू भी फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन। ठीक है, ही क्या है बोलो, थर्ड पर्सन। सी क्या है बोलो, थर्ड पर्सन। दे क्या है बोलो, थर्ड पर्सन। ठीक है, और एक मैंने छोड़ दिया वो है इट। ठीक है, उसकी हमें यहाँ ज़रूरत परिवर्तन की पड़ेगी नहीं, है ना। तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन में, ठीक है, आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बोलो, मी। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है बोलो, माई। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है बोलो, माइन। बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, है ना। बी का क्या होता है, अस, बी का अस। ठीक है, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर, और ए हो जाता है आवर्स, है ना, आवर्स। यू का ऑब्जेक्ट यू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर, और पॉजेसिव प्रोनाउन होता है योर्स। ठीक है, ऐसे प्रोनाउन फर्स्ट और सेकेंड पर्सन ही बदलेंगे, थर्ड पर्सन तो बदलता नहीं है। लेकिन हम लोग देख लें, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, है ना, और इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव होगा हिज, और इसका पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज होगा। सी का क्या होगा ऑब्जेक्ट, हर, और सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव भी क्या होगा, हर, और सी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, हर्स। क्या हो जाएगा, हर्स। ठीक है, दे का देम, है ना, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दे का देम, और दे का आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन हो जाएगा देयर्स। क्या हो जाएगा, देयर्स। ठीक है, तो ये सारा याद रहना चाहिए, मुँह ज़बानी याद रहेगा। आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन। बी का क्या होता है, अस, आवर, आवर्स। यू का यू, योर और योर्स। ठीक है, ही का हिम, हिज और बोलो हिज। ठीक है, सी का हर, हर और हर्स। ठीक है ना। दे का ऑब्जेक्ट बोलो देम, पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, देयर्स। तो ये चारों रूप याद रखोगे, ठीक है, तब हम आसानी से चेंज ऑफ पर्सन क्या होगा नरेशन के अंतर्गत पढ़ पाएंगे। तो अब हम सबसे पहले जो चेंज करने के लिए देखेंगे वो फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे, है ना, चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन। ठीक है, चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो पहला देखेंगे चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन, है ना, चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन जो है कौन है बोलो, फर्स्ट पर्सन कौन है बोलो, आई, और कौन है, बी, है ना। चेंज ऑफ फर्स्ट पर्सन किसका, आई का और वी का। ठीक है, अब है आई और बी का ऑब्जेक्ट क्या होता है बोलो, आई बी क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस हुआ ना, क्या हुआ, सब्जेक्टिव केस, है ना, या नॉमिनेटिव केस। इसका जो है मी, और इसका क्या बस अस, क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव केस, है ना। और इसी का माई, और क्या बोलो, आवर, क्या हुआ, पॉजेसिव केस, है ना, पॉजेसिव केस।
तो हम इसी चीज़ के आधार पे क्या सीखेंगे अभी, चेंज ऑफ पर्सन सीखेंगे फर्स्ट पर्सन का। तो फर्स्ट पर्सन किसका, ये जो चेंज करेगा ये किसका चेंज करेगा, रिपोर्टेड स्पीच का। किसका बोलो, रिपोर्टेड स्पीच का। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज करेगा किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, है ना, क्या करेंगे, लिख लेंगे द फर्स्ट पर्सन ऑफ reported speech, the first person of reported speech changes according to the subject of रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो फर्स्ट पर्सन कहाँ से बदलता है बोलो, फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो विथ एग्जाम्पल इसे देखने के लिए आगे बढ़ते हैं, है ना। लो एग्जाम्पल है, हम यू पुट हियर एन एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लो। आनंद said to me, I am a very selfish person। ठीक है। तो आनंद मुझसे कहा कि मैं क्या हूँ, एक स्वार्थी व्यक्ति हूँ। ठीक है। अब यहाँ देख लो, आनंद क्या है बोलो, सब्जेक्ट। ठीक है। ये पूरा क्या है आपका, ये पूरा क्या है आपका, ये क्या है पूरा आपका, ये पूरा आपका क्या है बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब का क्लाउज है। किसका क्लाउज है, रिपोर्टिंग वर्ब का क्लाउज है। और ये पूरा पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत जिसको रखे हो, ये पूरा क्या है बोलो, रिपोर्टेड स्पीच है ना। अभी मैंने रूल क्या बताया, बताओ। मैंने रूल बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का जो पर्सन फर्स्ट पर्सन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो ये आई जो बदलेंगे किसके अनुसार, आनंद के अनुसार बदलेंगे। आनंद क्या है, थर्ड पर्सन है। ठीक है। तो आनंद तो उठ के आएगा नहीं, आनंद का पर्सन उठ करके आएगा। तो आनंद अगर आई के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही। क्लियर। यहाँ फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेंगे, सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट के अनुसार बोलो, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, आनंद। आनंद क्या है बोलो, थर्ड पर्सन। तो आनंद अपना स्थान आगे बढ़ के ग्रहण कहाँ करेगा बोलो, आई का स्थान पे आएगा। तो आई के स्थान पे आएगा तो क्या हो जाएगा बोलो, ही हो जाएगा। क्योंकि मी से कौन कह रहा है, आनंद। आनंद क्या कह रहा है कि मैं सेल्फिश। तो स्पीकर कौन बना, आनंद बना। तो सेल्फिश कौन है, आनंद। तो आनंद मुझसे कह रहा है क्या बोलो, कि वह सेल्फिश है। ठीक है। तो आनंद ने मुझसे कहा कि वह सेल्फिश पर्सन था। क्या था, सेल्फिश पर्सन। ये अर्थ हुआ, क्या हुआ, दिस इज द मीनिंग। अब इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाते हैं, ठीक है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में चलो। इनडायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट स्पीच में देखो इसे बना करके, है ना। मुझे लगता है कि आपसे बन रहा है। ठीक है। तो आनंद के बाद सेड लिखा हुआ है, तो सेड को क्या करेंगे बोलो, सेड को क्या करेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, है ना। तो आनंद को आनंद ही लिखेंगे और सेड को क्या करेंगे, टोल्ड लिखेंगे। टोल्ड इसलिए है कि जो जिससे वो बता रहा है वो सुनने वाला व्यक्ति क्या है बोलो, मौजूद है। ठीक है।
टेल का अर्थ क्या होता है? कहना। तो कहेंगे तब कोई सुनना चाहिए, तो सुनने के लिए मी बैठा है यहाँ, ठीक है। तो टोल्ड के बाद हम मी को ज्यों का त्यों रखेंगे। अब बात आ गई रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन चेंज करने की। तो रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन में किसको चेंज करना है? फर्स्ट पर्सन को चेंज करना है। मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन चेंज होगा किसके अनुसार? रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है? आनंद। आनंद क्या है? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन अपना स्थान आके कहाँ ग्रहण करेगा? आई के जगह पे आ जाएगा। तो आई के जगह पे क्या आएगा? ही बन करके आएगा। तो यहाँ दैट पहले इन्वर्टेड कॉमा को हटा रहे हो तो दैट लगाओ, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, क्योंकि वाक्य क्या है? असर्टिव है। अब टेंस पकड़ो। टेंस में पकड़ने के पहले पर्सन चेंज कर लो, है ना। तो चेंज करने में सबसे पहले क्या करना होता है? इन्वर्टेड कॉमा को हटाए। हटाने के लिए क्या ज़रूरत है? दैट का। दैट क्यों ज़रूरत है? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस का वाक्य है। क्लियर? अब है कि आई क्या है? बोलो फर्स्ट पर्सन। दूसरा काम करना है पर्सन चेंज करने का। तो पर्सन में जो है फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करोगे? सब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ क्या हो जाएगा? ही, ठीक है। अब ही के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या आएगा? ई जाएगा। तो पास में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? वाज हो जाएगा। तो यहाँ ही के बाद क्या लेंगे? वाज लेंगे, ठीक है। क्या लेंगे? वाज लेंगे, ही वाज। बाकी क्या है? अब कोई पर्सन चेंज नहीं करना है, तो बाकी ज्यों का त्यों हम क्या करेंगे? लिख देंगे। तो ही वाज अ सेल्फिश पर्सन। सेल्फिश पर्सन, ठीक है। अब है कि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में भी हो सकता है, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में भी हो सकता है, ठीक है। अब है कि इसको देखते हुए हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लो, ठीक है। यू पुट एन अनदर एग्जाम्पल। इसे आप लोग बनाओगे, ठीक है। एग्जाम्पल एक और दो। रागनी सेज टू राहुल, we have to think on our previous plan, है ना। we have to think on our previous plan। अब दोनों का पहले देख लो ढंग से, है ना। रागनी ने क्या कही? रागनी सेज टू राहुल वी हैव टू थिंक ऑन आवर प्रीवियस प्लान। तो रागनी सेज टू राहुल आपका किस टेंस में है? बोलो, ये किस टेंस में है? सिंपल प्रेजेंट। क्या है? बोलो, सिंपल प्रेजेंट। और ये भी जो है आपका सिंपल प्रेजेंट है। दोनों क्या है? सिंपल प्रेजेंट, है ना। दोनों क्या है? सिंपल प्रेजेंट। तो दोनों जब सिंपल प्रेजेंट में है तो टेंस चेंज करने की बात तो अब आती नहीं है, ठीक है। हाँ, जो नरेशन बनाने के जो नियम है ना, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करना, उसे करेंगे। कंजंक्शन आएगा, है ना, दोनों वाक्यों को रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए। तीसरा है पर्सन चेंज होगा, है ना। ये तीन काम यहाँ होगा। जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट टेंस में होते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस बदलने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि दोनों वर्तमान में है ना। अब एक जो है कहने वाला पास्ट में हो और स्टेटमेंट प्रेजेंट में हो, तो दोनों का समय में संगत बात करने के लिए हम उसको दोनों को समान टेंस में ले जाते हैं, ताकि वाक्य का संपूर्ण भाव सही तरीके से प्राप्त हो, ठीक है। तो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स क्या करना है? बोलो, सेज के बाद आपका ऑब्जेक्ट है राहुल, है ना।
तो अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलो, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाने के लिए अब रेडी हो जाओ, है ना। तो इनडायरेक्ट स्पीच में अब तुम लोग बनाओ, ये मेरे ऊपर आश्रित अब नहीं रहो, है ना। कुछ बात समझे हो तो आगे बढ़ो बनाते हुए, ठीक है। बनाते हुए बढ़ना है तो सीखना है तो बनाना होगा साथ में, है ना। इनडायरेक्ट स्पीच में तो रागनी लिखेंगे, रागनी को क्या लिखेंगे, रागनी ही लिखेंगे। सेज को टेल्स में बदलेंगे, सेज को क्या करते हैं बोलो, टेल्स में बदलेंगे, है ना। सेज को कहाँ बदलेंगे, टेल्स में बदलेंगे। अब राहुल टेल के बाद मैंने बताया पिछले जो है स्टेटमेंट में भी कि टेल के बाद हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ हम सिर्फ राहुल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, राहुल। अब ये रागनी टेल्स राहुल, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लिखेंगे बोलो, दैट लिखेंगे, क्योंकि वाक्य में क्या है, फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप मतलब क्या हुआ, ये वाक्य असर्टिव सेंटेंस है, ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं है कि हम अदर कंजंक्शन के बारे में सोचेंगे। अब रागनी टेल्स राहुल क्या कहता है, तो बी क्या है बोलो, फर्स्ट पर्सन, क्या है बोलो, फर्स्ट पर्सन। हम लोग अभी चर्चा किस पे कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन चेंज करने की बात कर रहे हैं, है ना। बी है फर्स्ट पर्सन और आवर भी क्या है बोलो, फर्स्ट पर्सन है। तो ये सारी बातें जिसको हम फर्स्ट पर्सन कह रहे हैं, ये फर्स्ट पर्सन वाला चीज़ जो है सब किसके अनुसार बदलेगा, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। ये भी आवर जो है ये भी किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। रागनी क्या है बोलो, सब्जेक्ट, रागनी क्या है बोलो, सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का। मैंने क्या बताया था कि आपका रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं, याद कर लो। रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन यहाँ देखो सब्जेक्ट में भी है, सब्जेक्ट के बाद भी फर्स्ट पर्सन का प्रयोग किया गया है, 4 जगह पे और भी अगर प्रयोग किया जाएगा तो सारा जो है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार ही बदलेगा। ऑल फर्स्ट पर्सन विल चेंज अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। तो ये माइंड मेकअप कर लो, याद हो गया, कभी नहीं भूलना है तो कभी भी नहीं भूलोगे तो आराम से आप पकड़ पाओगे, ठीक है, बना भी पाओगे। तो यहाँ बी बदल जाएगा रागनी के अनुसार। तो रागनी तो जो है अकेले है, लेकिन इसका थर्ड पर्सन बी को चाहिए प्लूरल, तो यहाँ आ जाएगा दे, क्या आ जाएगा बोलो, दे, क्योंकि थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। क्योंकि रागनी अकेले नहीं है, रागनी बोलने में जो है अकेले है, लेकिन उसमें शामिल बहुत सारे लोग हैं। बी मतलब क्या होता है, हम लोग। तो अगर हम रागनी लिख देंगे बी के जगह पे तो फिर सिंगल बात हो जाए, तो बी का अर्थ समाप्त हो जाएगा, है ना। बी का अर्थ क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो बी का अर्थ जब बेकार हो जाएगा तो भाव बदलना नहीं चाहिए, क्या कहा आपने, भाव नहीं बदलना चाहिए। शब्द बदले तो बदले, तो भाई हम शब्द ही तो बदल रहे हैं, भाव कहाँ बदल रहे हैं। यहाँ भी जो है भाव क्या है बोलो, प्लूरल है, भाव क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ भी दे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रागनी स्पीकर है और उसमें सारे लोग शामिल हैं जिसकी वो बात कर रही है, तो यहाँ दे आ जाएंगे, रागनी भी उसमें शामिल हो गई तो क्या हो जाएगा, दे, ठीक है। वैसे भी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन मिल करके जो है बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है कि जिनकी वो बात कर रही है वो भी अन्य लोग उसके साथ हैं। तो दे यहाँ हुआ, और दे के बाद हैव है, तो ये प्रेजेंट में, ये भी प्रेजेंट में है, तो वर्ब बदलने की कोई बात नहीं है। तो दे ऐसे भी प्लूरल है, तो दे अपने साथ क्या करेगा, प्लूरल वर्ब। तो हैव को यहाँ उसी रूप में ले आए, है ना, हैव को ठीक उसी रूप में ले आए, दे हैव। टू थिंक इन्फिनिटिव है, तो इसके स्वरूप में कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है, टू थिंक ऑन, है ना। आवर क्या है बोलो, फर्स्ट पर्सन। तो अब है कि बी का आवर, तो तालिका में जाओ, दे के क्या हो जाएगा, देयर। तो यहाँ क्या लेंगे, देयर लेंगे, है ना, क्या लेंगे, देयर, क्योंकि बी का आवर होता है तो दे का क्या होगा बोलो, देयर होगा, ठीक है, देयर। प्रीवियस को प्रीवियस लिखेंगे क्योंकि ये सब ना पर्सन में आता है ना टेंस में आता है, ठीक है। तो अन्य शब्दों का जिक्र ज्यों का त्यों कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देखें, चेंज ऑफ पर्सन में फर्स्ट पर्सन को किस तरीके से चेंज किया गया, है ना। आराम से आप बदल सकते हो, यू कैन चेंज, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच।
आई डोंट थिंक यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम. ओके ओके. अब हम सेकेंड पर्सन पे चर्चा कर लें ना. वी शुड डिस्कस सेकेंड पर्सन. तो सेकेंड पर्सन को कैसे चेंज करेंगे, तो आज हम लोग जो है चेंज ऑफ पर्सन का सारा बात कर ही लेंगे, है ना. चेंज ऑफ पर्सन होगा तो एक पार्ट जो है आराम से हम लोग समझ सकेंगे और समझ भी जाएंगे, है ना. तो मूल मकसद होता है नरेशन जानने का कि हम कोई भी बात सुने, किसी से भी सुने, जानकारी लें, है ना, तो उन बातों को हम अपने शब्दों में कह सकें. ठीक है, अपने शब्दों में नैरेट कर सकें. इसीलिए नरेशन का अर्थ होता है क्या, बोलो, कथन. और नैरेट का अर्थ होता है वर्णन करना. नैरेट का अर्थ होता है कहना. ठीक है, तो भाई नरेशन की जानकारी जो है वक्ता के लिए, स्पीकर के लिए भी, ऑथर के लिए भी बहुत ही अहम होता है. ठीक है, जिसको ग्रामर में नरेशन पे कमांड है वो अच्छा राइटिंग कर सकता है, बातों को अच्छे तरीके से समझ सकता है. तो ये टॉपिक आपके लिए वाइटल नहीं है, कोई भी अंग्रेजी जानने वाले सारे विद्यार्थी के लिए वाइटल होती है. अंग्रेजी पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए वाइटल होती है, अंग्रेजी बोलने वालों के लिए, लिखने वालों के लिए, एग्जामिनेशन देने वालों के लिए भी वाइटल होती है. देखो, साहित्य का सृजन जो होता है उसका मूल बेस जो है छुपा हुआ होता है व्याकरण में, ग्रामर में. और ग्रामर इज द बेस ऑफ एनी लिटरेचर, है ना. चाहे उसका भाषा जो भी हो, उसका ग्रामर जो भी हो, बट ग्रामर इज द बेस ऑफ एनी लिटरेचर. और जितने भी ग्रंथ लिखे जाते हों, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, बायोलॉजी का हो, मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, फिक्शन हो, ड्रामा हो, नॉवेल हो, कोई भी ग्रंथ लिखे जाते हो, मैं भाषा सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी ग्रंथ लिखे जाते हो, है ना, उसमें भाषा का अहम रोल होता है. और भाषा में वहाँ सेंस जरूर होता है, और उस सेंस की रचना करने के लिए व्याकरण होना जरूरी है. इसलिए इरेस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम, बात एग्जाम का मत सोचो. आप जो है जिस भी फील्ड में काम करो, एक भाषा आपको आनी चाहिए और भाषा पे आपकी पकड़ होनी चाहिए. और पकड़ नहीं है तो आप अपना अभिव्यक्ति नहीं कर पाएंगे. और जब आप यू विल बी अनेबल टू एक्सप्रेस योर ओन एक्सपीरियंसेस, इन दैट केस इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, है ना, टू सर्वाइव इन द सोसाइटी, टू सर्वाइव इन द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, आप लोग सारे एसएससी, मतलब आप एक जो है बहुत बड़े जो है एग्ज़ाम का ख्वाब देख रहे हैं और उसकी तैयारियां भी कर रहे हैं. तो आप दिल लगा करके करो, है ना. ऑल ऑफ यू डिवोट योर सेल्फ टू योर सेल्फ, डोंट चीट योर सेल्फ, है ना. अगर हम देखते हैं कभी कभी कि लैकनेस होती है ना, यू लैक इन इंथुजियाज्म, यू लैक इन रेस्पेक्ट ऑफ, कर सकते हो वर्क, हार्ड लेबर करने से बचते हो, कभी कभी जो है आस्कत कर जाते हो, चलो आज ना करेंगे कल कर लेंगे. भाई बी सिंसियर, क्योंकि ये लाइफ आपकी है ना. द रेस ऑफ लाइफ हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, देयर इज ए ह्यूज क्राउड बिहाइंड यू एंड देयर आर सो मेनी ग्रुप्स ऑफ crowds, so many groups of crowds which are running after you. If you go back in race, है ना, you will never go forward, है ना. आप एक बार रेस में बैक चले जाते हो तो आप आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि क्राउड की कितनी बड़ी कारवां, भीड़ आपको जो है पार करके आगे निकल जाएगी. तो जीवन को सीरियसली लो, गंभीरता से लो, है ना. यू टेक योर लाइफ वेरी सीरियसली, वेरी सिंसियरली. दिस इज नॉट अ गेम, है ना. और सक्सीडिंग इन एसएससी एग्जाम इज नॉट ए कप ऑफ योर टी, है ना. इट इज very difficult. You must have a good strategy, good planning, and you try to execute all these things on time, है ना. देखो, सफलता, मेहनत और वैकेंसी, ये तीनों का एक परफेक्ट संयोग, है ना, जिसको कह सकते हो देयर मस्ट बी अ परफेक्ट कॉन्कॉर्स ऑफ बोलो प्लानिंग, प्रिपरेशन एंड वैकेंसी. ठीक है, और टाइम मैनेजमेंट, ये सारे चीज़ जो है आपके लिए अहम होते हैं. ठीक है, तो आई हार्डली डिलीवर एनी मोटिवेशन. ठीक है, मैं तो बहुत कम मोटिवेशन देता हूँ. आई डोंट बिलीव इन वेस्टिंग माई टाइम इन गिविंग अ पेप टॉक फॉर ए लॉन्ग टाइम.
बट टाइम टू टाइम आई वुड प्रेफर दैट यू मस्ट फोकस व्हाट यू हैव प्लान्ड। तो तुम उस पर फोकस करो जो तुमने योजना बनाई है ना। छोटे छोटे चीज़ों में अपना माइंड को इंगेज कर करके अपने जो है खास करके जो विषय आपने चुना है जीवन के कैरियर के लिए, तो उससे भटकाव नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे एक्टिविटी शामिल कर लोगे तो थोड़ा थोड़ा सारे समय बट जाएंगे, और बटने के बाद जो फ्लो ऑफ एनर्जी इन वन डायरेक्शन होना चाहिए वो फ्लो ऑफ एनर्जी इन सेवरल डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो इससे जो है आप सही वक्त पे काम नहीं कर पाओगे और आप जो है फिर डीमोटिवेटेड होते रहोगे, ठीक है। तो मोटिवेशन यही कहता है कि पहला जो प्लान किया है उसको एग्जीक्यूट करें, और एग्जीक्यूट करने के लिए बाकी जो खास करके विषम परिस्थितियां आती है उसका सामना करें, और विषम परिस्थितियों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हुए हम अपने जो है लक्ष्य की ओर अग्रसित हों, और लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही हम अंतिम जो है सांस लें। चलो अब हम बात करते हैं सेकेंड पर्सन का, है ना। नाउ वी कंटिन्यू टू चेंज ऑफ सेकेंड पर्सन। तो चेंज ऑफ सेकेंड पर्सन की जब बात आती है, चेंज ऑफ सेकेंड पर्सन का, है ना, तो सेकेंड पर्सन में आप जान ही रहे हो कि क्या आता है, बोलो। सेकेंड पर्सन में बात किसका कर रहा हूँ, यू का कर रहा हूँ, ठीक है। यू का कौन कौन सा फॉर्मेट है, यू, बोलो, यू, योर और योर्स है ना, ये चार फॉर्म्स होते हैं। यू क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस हो गया, है ना। यू क्या हो गया, यू का ऑब्जेक्ट यू। योर क्या हो गया, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गया, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव प्रोनाउन हो गया, है ना, पॉजिटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो चेंज सेकेंड पर्सन को चेंज कहाँ से करते हैं, कैसे करते हैं चेंज, हाउ डू वी चेंज सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन जो है हम चेंज करेंगे किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। द सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, बोलो, चेंजेज, स्पीच चेंजेज, है ना, अकॉर्डिंग टू चेंजेज अकॉर्डिंग टू, बोलो, ऑब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, है ना, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड पर्सन ऑफ रिपोर्टेड चेंजेज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, क्या बोला मैंने, ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना है ना। तो इसको भी कर करके देख लो, है ना, यू ऑल्सो डू इट। अब यहाँ एग्जाम्पल ले सकते हैं तो ले लो यहीं पर, है ना। जैसे चांदनी said to me, you are a great artist, you are a great artist। चलो ये कमेंट करके बताई, कमेंट की कि भाई जो है आप एक महान कलाकार हो, है ना। तो चांदनी इसमें क्या हो गई, बोलो, सब्जेक्ट है, चांदनी इसमें क्या है, सब्जेक्ट है ना। सेट तो मेन वर्ब हो गया आपका, मी यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करना है। अब यू है आपका सेकेंड पर्सन, सब्जेक्ट है, लेकिन कौन सा पर्सन है, बोलो, सेकेंड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन है तो आपको अभी अभी मैंने बताया कि सेकेंड पर्सन कहाँ से चेंज करेगा, ऑब्जेक्ट से। तो यू को जब भी बदलना होगा
तो किससे बदलेंगे, मी से बदलेंगे। किससे बदलेंगे, मी से। तो चांदनी सेड टू मी अगर करते हैं, ठीक है, चांदनी सेड टू मी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बात करो, क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच में बनाओ, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो चांदनी सेड टू मी का क्या हो जाएगा, बोलो, चांदनी सेड बदल जाएगा टोल्ड में, चांदनी टोल्ड मी, है ना। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए क्या लोगे, दैट लोगे, चांदनी टोल्ड मी दैट। अब सेकेंड पर्सन मी से बदलेगा, तो मी यहाँ करके क्या हो जाएगा, आई, क्या हो जाएगा, क्योंकि यू सब्जेक्ट के स्थान है तो मी जो है भी उठ करके सब्जेक्ट का स्थान ग्रहण करेगा, तो क्या बन जाएगा, यहाँ आई बन जाएगा। तो आई लो, यहाँ पे आई के साथ क्या लेते हैं, एम लेते हैं। तो आई के साथ एम लेंगे प्रेजेंट में, तो पास्ट में जाकर के क्या हो जाएगा, एम का पास्ट क्या हो जाएगा, बोलो, वाज हो जाएगा। तो यहाँ क्या लेंगे, वाज लेंगे। और बाकी जो लिखा है ग्रेट आर्टिस्ट को, ग्रेट आर्टिस्ट लिख दिया मैंने, है ना। तो सेकेंड पर्सन देखा कि किस चीज़ में बदल गया, बोलो, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल गया, आई में, है ना। तो इतना सहज तरीके से आप जो है पर्सन चेंज कर लिया, है ना। ऑल ऑफ यू हैव लर्न टू चेंज पर्सन, ठीक है। अब हम बात करेंगे किस चीज़ का, बोलो, थर्ड पर्सन का। तो भ्राताश्री मैं बताऊं माय डियर स्टूडेंट्स कि हम थर्ड पर्सन जब चेंज करने की नौबत आती ही नहीं है ना, क्योंकि जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में दोनों में थर्ड पर्सन मौजूद हो तो थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंजेज, जिसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात कर लो, लेकिन चलो थर्ड पर्सन पे देख लेते हैं एग्जाम्पल। थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन की बात करते हो, जैसे थर्ड पर्सन में क्या आया, ही आया, सी आया, इट आया, या दे आया, है ना। अब या तो नाम आएगा, नाउन आएगा, क्या आएगा, नाउन आएगा, राम, श्याम, सीता, है ना, मोहन, राम, श्याम, है ना, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थर्ड पर्सन होते हैं, था ना, तो थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज, है ना, इन इनडायरेक्ट स्पीच, है ना, इन इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। थर्ड पर्सन रिक्वायर्स नो चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आफ्टर ऑल वी मस्ट हैव एन एग्जाम्पल, हम लोग निश्चित तौर पे एक एग्जाम्पल रख लें, देख लें, ठीक है। अनुपम सेज टू राधा, दीपा इज माई फास्ट, दीपा इज द बेस्ट सिंगर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसमें देखो सब थर्ड पर्सन, दीपा भी थर्ड पर्सन है, सिंगर भी थर्ड पर्सन है, इंडिया भी थर्ड पर्सन, अनुपम, इधर तो पर्सन कोई भी हो चेंज तो करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी प्रेजेंट टेंस है ना, ये भी क्या है, बोलो, सारा का सारा प्रेजेंट टेंस है, सिंपल प्रेजेंट है ना, सिंपल प्रेजेंट है। और ये भी आपका सारा जो है पार्ट क्या, बोलो, सिंपल प्रेजेंट में है। तो इसमें जो है दोनों सिंपल प्रेजेंट में है, तो इसे बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बदलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई अब यहाँ पर देख लो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर इनडायरेक्ट स्पीच लेते हो, है ना, इनडायरेक्ट स्पीच, तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है
आप अनुपम को तो अनुपम ले लो, थर्ड पर्सन ऐसे कोई भी पर्सन होता रिपोर्टिंग भर में तो उसे बदलने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती। सेज को जो है हम क्या करेंगे, टेल्स में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है बोलो, ऑब्जेक्ट के रूप में आपके पास राधा है, तो अनुपम टेल्स राधा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा को हटाओ यहाँ से, तो हटाओगे तो क्या लोगे, दैट लोगे। दीपा को, दीपा थर्ड पर्सन है, कोई चेंजेस नहीं होगा, तो दीपा का क्या होगा, दीपा होगा। टेंस भी दोनों का सिंपल प्रेजेंट है, तो टेंस भी नहीं बदलेगा, तो इज का इज रह गया। ज्यों का त्यों लिख दो ना भाई, ज्यों का त्यों लिख दो, दोनों सिंपल प्रेजेंट है ना। सिर्फ एक ठो क्या करो, सेज टू को हटा के टेल्स कर दो, इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके क्या करो, दैट लगाओ, बाकी को ज्यों का त्यों रख दो। तो ये तभी करोगे जब ये देख लोगे कि दोनों का टेंस क्या है, दोनों का पर्सन क्या है ना, और बाकी का नेचर क्या है। तो ये सारी बातें को जब समझ जाओगे तो आपको ये सब बनाने में ब्रेन बड़ा फास्ट इस काम को करेगा आपका। तो क्या लिखा, इज द बेस्ट सिंगर, इज द बेस्ट सिंगर, है ना, ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन चेंज करना हम लोग सीखे आज क्या, और आप लोगों को ढंग से समझ में आया है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप समझते हैं तो, है ना। आप लोगों को एक नया इतिहास बनाना है अपने कैरियर के फील्ड में, है ना। तो यू आर ए हिस्ट्री क्रिएटर, तो ऑल ऑफ यू वर्क सिंसियरली, इंसेसेंटली एंड विथ डिवोशन, ठीक है। तो एक तो ईमानदारी से करो, लगातार मेहनत करो, और काफ़ी लगन से करो, है ना, ये मेरा उम्मीद है। और तुम लोगों से सफलता की उम्मीद मैं तो करके बैठा हूँ, ठीक है, आपके गार्जियन भी करके बैठे हैं। और आपकी पहचान जो बार बार आप पे प्रश्न बनाती है कि तुम हो क्या, व्हाट इज़ योर आइडेंटिटी, तो आपकी भी एक चीज़ों की गैप है कि आपको समाज रिकॉग्नाइज एक इंसान के रूप में करती है, लेकिन आपका समाज पे प्रभाव हो, वर्चस्व हो, इसलिए आप एक अधिकारी भी बनेंगे, तभी आपको लोग रिकॉग्नाइज करेगा। तो आज इसी के साथ जय हिंद, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। आपको कल हम टेंस पे चेंज करने के लिए सिखाएंगे, ठीक है। तब तक मेहनत करें, और भी जय हिंद।